भंवरपुर के राजा अक्सर अपने महल के बाहर दरबार लगाया करते थे, जहां वे अपनी प्रजा की बातों को गंभीरता से सुनते और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया करते थे। एक दिन उस राज्य में एक व्यक्ति अपने हाथों में एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा लेकर पहुंचा। देखने में कांच का वह टुकड़ा हीरे के समान ही प्रतीत हो रहा था। यह कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति दोनों को देखकर धोखा खा जाए और दोनों में अंतर ही ना कर पाए। वह व्यक्ति राज दरबार में पहुंचा। उसने भारी सभा में राजा को चुनौती देते हुए कहा, हे राजन, मेरे एक हाथ में बहुमूल्य हीरा है और एक हाथ में कांच का टुकड़ा। मैं इन दोनों को इस मेज पर रख रहा हूँ। आपके इस राज्य में उपस्थित कोई भी व्यक्ति इन दोनों की पहचान कर दे कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा, तब यह बहुमूल्य हीरा आपकी तिजोरी की शोभा बढ़ा सकता है। मैं ये हीरा आपको भेंट करूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यदि आपने गलत चीज़ का चुनाव किया, मतलब आपने कांच के टुकड़े को हीरा बताया, तो हीरे का जितना मूल्य है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। मैं कई राज्यों में जाकर ये खेल खेल चुका हूँ और आज तक मैं कभी हारा नहीं। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वे असली हीरे को पहचानें। सभी मंत्री एक एक करके उस मेज के पास पहुंचे जहाँ हीरा और कांच का टुकड़ा रखा हुआ था। देखने में दोनों में कोई अंतर नहीं था। कोई भी हीरे मंत्री के असली मूल्य की हीरे की राशि का पहचान नहीं भुगतान कर करना पाया पड़ेगा। और उन किसी सबके को मन समझ में नहीं आ यही रहा था डर कि था क्या कि किया यदि वे जाए। कांच इस के तरह टुकड़े से को राजा असली की हीरा हार बता हो रही दें, थी। तब राजा भी को समझ उस नहीं पा रहा था कि तभी राज दरबार में उपस्थित प्रजा समूह से एक आवाज़ आई, राजन, कृपया मुझे भी प्रयास करने दें। आवाज़ एक बूढ़े अंधे व्यक्ति की थी जो बचपन से नेत्रहीन था। सबको लगा कि इतने बुद्धिमान मंत्रियों से कुछ नहीं हुआ तो एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कर लेगा, लेकिन राजा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। बूढ़े व्यक्ति को यह सम्मान उस मेज के पास ले जाया गया। उसने दोनों ही वस्तुओं को छुआ और एक झटके में बता दिया कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा बस कांच का टुकड़ा। बूढ़े अंधे व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान कर ली। वे व्यक्ति भी चौंक गया जो इस शर्त के साथ हीरा लेकर आया था। अब हीरो की तिजोरी को वे रखने की तैयारी शुरू होने लगी। बूढ़े बाबा की जय जयकार होने लगी। इसी बीच राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आपने एक झटके में ही असली हीरे की पहचान कैसे कर ली। बूढ़े बाबा बोले, राजन, मैं बचपन से अंधा हूँ। मुझे किसी की चमक तो पता नहीं चली, लेकिन जब मैंने दोनों को छुआ तो इतनी धूप में भी हीरा बहुत ठंडा था और कांच का वह टुकड़ा धूप में तप रहा था और बहुत गर्म था। आपके मंत्रियों ने बस दोनों की चमक देखी, लेकिन उन्होंने असली हीरे का गुण नहीं देखा। असली हीरा हर परिस्थिति में ठंडा होता है। राजा को अपना उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, इस छोटी सी प्रेरणादायक हिंदी कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति में दो तरह के गुण पाए जाते हैं, ठीक उस हीरे की तरह और कांच के उस टुकड़े की तरह। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी गर्म नहीं हुआ, ठंडा रहा, वो अपनी लाइफ में हर चीज़ कर सकता है जो वह कर सकता है, करना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति कांच के टुकड़े की तरह गर्म रहा तो उसका कोई मेल नहीं। बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं, आग बबूले हो उठते हैं, चिल्लाते रहते हैं। वे वही गुण जो कांच के उस टुकड़े में होता है, और हीरा तो हर परिस्थिति में चमकता है और ठंडा रहता है। इसलिए अपने दिमाग को ठंडा रखिए, शांति से काम कीजिए। अपने अंदर के हीरे की पहचान आपको खुद ही करनी है और आपको हीरा बनना है, ना कि कांच का वह टुकड़ा। सिर्फ हीरा जैसा दिखना, लेकिन हीरा नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि असली हीरे की पहचान क्या है। डॉक्टर पटनायक दिल्ली के सबसे बड़े हार्ट सर्जन में से एक थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसा डॉक्टर वहाँ कोई नहीं था। काम में सबसे अनुभवी और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए वो बहुत ही विनम्र इंसान थे। एक बार डॉक्टर के बड़े समूह को अपने अनुभव उनके साथ बांटने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। डॉक्टर पटनायक 2 वर्षों से अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जब पता चला कि उन्हें दिल्ली जाकर डॉक्टर्स के एक बड़े ग्रुप को संबोधित करना है और इस ग्रुप को बताना है कि वो गांव-गांव तक अपनी सेवाएं कैसे पहुंचा सकते हैं, गांव के लोगों को हॉस्पिटल में कैसे जोड़ सकते हैं और गांव में हॉस्पिटल का निर्माण कर सकते हैं, मुफ्त में अपनी सेवाएं जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। उन्हें जब इस बात का भी पता चला कि दिल्ली से कुछ दूर एक गाँव में डॉक्टर्स की मीटिंग रखी गई है, तब वे बहुत खुश हुए, क्योंकि डॉक्टर पटनायक दिल्ली के अलावा कई गांवों में अपनी मुफ्त सेवाएं दे चुके थे और उन्हें गांव से कुछ लोग बहुत मानते थे। अब उन्होंने अपनी फ़्लाइट टिकट बुक की,
अपना सामान पैक किया और अगले ही दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देर शाम को उनकी फ्लाइट लैंड हुई। मौसम ने अपना रुख बदला हुआ था। आसमान से एक दो बूंद टपकती। पानी कब छोटे छोटे ओले बदल गया पता ही नहीं चला। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। दिल्ली से एक जूनियर डॉक्टर शर्मा और उनका ड्राइवर मोहन उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पे उपस्थित थे। अगली सुबह एक छोटे से गांव में डॉक्टर पटनायक को संबोधित करना था, इसलिए उन्हें उसी रात ही उस गांव के लिए निकलना था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी मौसम की स्थिति वैसी ही थी। डॉक्टर शर्मा ने मोहन से पूछा, यदि आप गाड़ी चला सकें और रास्ते में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो तो क्या हम इस मौसम में भी यहाँ से निकल सकते हैं? हाँ, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन गांव जाने के लिए हमें कच्चे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा, इसलिए अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, मोहन ने कहा। मोहन ने गाड़ी निकाली और तीनों गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता और मौसम दोनों बहुत ख़राब था, इसलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद जब वे एक गांव से गुजर रहे थे तब मोहन को महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया है। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर बारिश से भीगते हुए उसने टायर को चेक किया। टायर पंचर था। उस गांव में बहुत अंधेरा था। मौसम खराब होने के कारण वहां बिजली नहीं थी, लेकिन मोहन ने देखा कि पास ही एक घर में रोशनी हो रही थी। मोहन ने डॉक्टर पटनायक और डॉक्टर शर्मा से कहा कि सर, गाड़ी का टायर पंचर है और टायर बदलने में समय लग सकता है, इसलिए गाड़ी से उतरकर हमें पास के घर में अभी कुछ समय रुकना होगा, क्योंकि ऐसे बारिश में टायर बदलना भी संभव नहीं होगा। दोनों डॉक्टर्स गाड़ी के नीचे उतरे और पास के ही घर में जहां से रोशनी आ रही थी आगे बढ़ने लगे। उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने इस बार भी फिर दरवाज़ा खटखटाया और अब की बार दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा थी जो बहुत उम्र की लग रही थी। माँ जी, हम शहर से आ रहे हैं, मौसम बहुत ख़राब है, यहाँ हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई है। यदि कुछ समय तक आप हमें यहाँ रुकने दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, डॉक्टर शर्मा ने बूढ़ी अम्मा से कहा। क्यों नहीं, आप सब अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, बूढ़ी अम्मा ने जवाब देते हुए कहा। ये बिस्तर पर यह छोटा बच्चा क्यों कर रहा है, इसे क्या हुआ है? डॉक्टर पटनायक ने बच्चे की कराह सुनी और बूढ़ी अम्मा से पूछा। अब क्या बताएं साहब, गांव में हॉस्पिटल की सेवाएं नहीं है, हर छोटी मोटी बड़ी बीमारी के लिए शहर जाना पड़ता है। यह मेरा इकलौता पोता है। शुरुआत में इसे खांसी थी, धीरे धीरे इसकी छाती में दर्द होने लगा। जब मैंने इसके इलाज की प्रक्रिया पता की तो मुझे पता चला कि मेरा पोता एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। इसके हार्ट में बड़ी समस्या है। कुछ डॉक्टर ने बताया कि दिल्ली के एक मशहूर डॉक्टर हैं जो आजकल अमेरिका में रहते हैं और कभी कभी ही दिल्ली आते हैं, वहीं इसका इलाज कर सकते हैं। इलाज में भी बहुत खर्च है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने पोते का इलाज करा सकूं। गरीबी और हॉस्पिटल ना होने के चलते ही मैं अपने बेटे और बहू को भी नहीं बचा सकी, वो भी बीमारी से लड़ते हुए ही चल बसे। मेरे पोते के साथ ऐसा ना हो और वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसलिए मैं रोज़ हर समय भगवान के सामने दिए जलाती रखती हूँ ताकि भगवान मेरे इस चिराग को बुझने ना दे। मैं हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हूँ जब भी डॉक्टर पटनायक दिल्ली आए तो मुझे किसी के माध्यम से पता चल सके और मैं उनसे मेरे पोते की जान बचाने की भीख मांग सकूँ। अब सब मैंने भगवान पर छोड़ दिया है साहब, ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा रोने लगी। ये सब बातें जब डॉक्टर शर्मा ड्राइवर मोहन ने सुना तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। डॉक्टर शर्मा बूढ़ी अम्मा के पास गए। उन्होंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ जी, आप जिन डॉक्टर पटनायक की बात कर रही हैं वो आपके सामने ही खड़े हैं। डॉक्टर पटनायक ने बूढ़ी अम्मा से उनके गांव वाले कार्यक्रम के बारे में पूरी बात बताई और यह भी विश्वास दिलाया कि उनके पोते का वो मुफ्त में इलाज करेंगे और गांव-गांव तक चिकित्सा की सेवाएं पहुंचाएंगे। यह सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा को विश्वास हो गया कि इस दुनिया में विश्वास कितना ज़रूरी है और उस भगवान पर विश्वास करना कितना ज़रूरी है जो आपके दिल से निकली दुआओं को, प्रार्थनाओं को कबूल करते हैं। अगली सुबह सभी डॉक्टर को पटनायक ने संबोधित किया और उन्हें गांव गांव में हॉस्पिटल चिकित्सा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास जो सब कर सकते थे इसके लिए कहा। बूढ़ी अम्मा के पोते का इलाज हुआ और वे स्वस्थ है। गांव-गांव तक डॉक्टर्स पहुंचे और हॉस्पिटल खुलने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उस भगवान पर भरोसा रखिए जो आपके साथ कभी गलत होने नहीं देगा। वो किसी न किसी रूप में आकर आपका साथ देगा। अपनी हिम्मत को टूटने मत दीजिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।